आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल जो है वज़ीर-ए-आज़म ख़ान साहब ने अपना 3 साल का जश्न मनाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ान साहब के 3 साल की जो कारकर्दगी है, हम वो आवाम के सामने लेके जा रहे हैं और आवाम से पूछ रहे हैं कि उनके ख़्याल में ख़ान साहब के 3 साल कैसे गुजरे। तो मैं आपको फतह के अवाम के जो राय है मुल्क और कौम के सामने रखना चाहूँगा। इसलिए जगह जगह जहाँ से हम गुज़रे हैं वहाँ यहाँ के अवाम का बड़ा तादाद ने हमारा इस्तकबाल किया है। वो अवाम ख़ान साहब की जो 3 साल का कारकर्दगी है उस पर बिल्कुल ही मुतमिन नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को याद है कि ख़ान साहब ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था और इन्होंने देखा है कि किस तरीके से ये पिछले 3 सालों में ख़ान साहब ने घर बनाने के बजाय गरीबों के सर से छत छीने हैं। पाकिस्तान के अवाम को याद है कि ख़ान साहब ने 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, 1 करोड़ देने का वादा किया था और पाकिस्तान का नौजवान कश्मीर से लेके कराची तक रोज़गार के लिए अपने हाथ में दोनों डिग्री लेकर फिर रहे हैं मगर रोज़गार नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जिनके पास रोज़गार मौजूद था उनसे भी ख़ान साहब ने इन पिछले 3 सालों में रोज़गार छीन चुके हैं। आपके सामने हमारा स्टील मिल्स के मुलाजमीन का एग्ज़ाम्पल है, जहाँ स्टील मिल्स जो इस सूबे के इस मुल्क की असासा है उसको बंद करके 10,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करवा दी थी। हाल ही में कोर्ट से जो ऑर्डर आया है जिसके तहत 16,000 ख़ानदानों से रोज़गार छीना जाएगा, उस पे भी ख़ान साहब ये भी ख़ान साहब की कारकर्दगी में गिना जाएगा। जगह जगह पाकिस्तान की आवाम का पुकार है कि वो चाहते हैं कि इनको इस अजाब से, इस नालायक, नाअहल, नाकाम तरीन हुकूमत से किसी न किसी तरीके से निजात मिले। जिन्होंने इनकी जेब पे डाका डाला है, जिन्होंने इनके पेट पे डाका डाला है। ख़ान साहब की हुकूमत ने जहाँ रोज़गार का चोरी किया है वहाँ पानी का चोरी किया है, जहाँ छत का चोरी किया है वहाँ ख़ान साहब ने इस सूबे के जो वसाइल है, जो रिसोर्सेज है, उसको भी अपने अवाम से छीनने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान के अवाम ने इस हुकूमत को मुस्तरद किया है, पाकिस्तान के अवाम ने ख़ान साहब की कारकर्दगी को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि इन 3 सालों में अगर ख़ान साहब की कारकर्दगी कहीं नज़र आया है तो तारीख़ी गुर्बत की शक्ल में नज़र आया है, तारीख़ी बेरोज़गारी की शक्ल में नज़र आया है, तारीख़ी महंगाई की शक्ल में नज़र आया है। और अब पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद वफाकी जमात है जो हर पसमानदा, हर मरहूम तबका की बात करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो गरीब की बात करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो गरीबों को रिलीफ पहुंचाती है। इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ ने, PTIMF डील ने अमीरों को रिलीफ पहुंचाया ज़रूर है मगर गरीबों को सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ पहुंचाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम ऐसा एक अवामी हुकूमत बनाएं जो अवाम का नुमाइंदगी करे, जो अवाम का मसाइल हल करने की कोशिश करे, जो अवाम को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करे, ना कि अवाम को दुख और तकलीफ़ पहुंचाए जैसे कि ख़ान साहब की हुकूमत ने पहुंचाया है। आप सबका शुक्रिया। शाहिद एक मिनट लोकल साहब। जब आप ठंडे के दौरे पे थे बकरी हैं, जब बकरी बाईपास में आप खिताब कर रहे थे तो उस वक्त दूसरा खिताब भी आया था ISPR का। जी सर। ISPR के खिताब में अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल को बयान किया गया।
कल अफगानिस्तान में धमाके भी हुए हैं और अमेरिका कहता है कि अफगानिस्तान में दाइश है। आपने पहले दिन ही वजीर आला हाउस में अफगानिस्तान की सूरत पर खदशात का इजहार किया था। आपके खदशात को तबलीग मिल रही है कि हमारे पड़ोस में अमन की बजाय दोबारा धमाके शुरू हो गए, जिसका पाकिस्तान को हर वक्त जब भी अफगानिस्तान की सूरत खराब होती है पाकिस्तान की सूरत भी अच्छी नहीं है। तो ये नई जो डेवलपमेंट हुई है दाइश का वहाँ होना और फिर तालिबान का कब्जा करना, तो फिर हम कह रहे हैं कि हमारी धरती किसी को इस्तेमाल नहीं। आपका शुक्रिया जी। बिल्कुल, अफ़गानिस्तान पे जो दहशतगर्दी का वाक़या कल हुआ था, जिसमें अफ़गानिस्तान के मज़लूम अवाम को टारगेट किया गया था, उस पे हम ज़रूर मज़ाहमत भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी इस दहशतगर्दी के वाक़या में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और इस किस्म का जो दहशतगर्दी है ना पाकिस्तान की अवाम मानती है ना अफ़गानिस्तान की अवाम मानती है, और हमने सब मिल के किसी को ये इजाज़त नहीं देना है कि ना अफ़गानिस्तान का सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, और खुदा न खास्ता ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारा सरज़मीन किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। हम समझते हैं कि जो हमने अपने सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए बॉर्डर का फेंसिंग करवाया है, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उससे हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ की जाएगी, पाकिस्तान का सॉवरेनिटी का तहफ़्फ़ुज़ की जाएगा। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ इसका बात भी हुआ था कि वो बॉर्डर्स जो है वो सिक्योर्ड है, और सिर्फ जो डॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको इजाज़त दी जा रही है बॉर्डर क्रॉसिंग करने के लिए। हम समझते हैं कि जो भी सूरत हाल अफ़गानिस्तान में हो उसका ज़रूर असर होगा पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वजह से नहीं, अमेरिका की वजह से नहीं, हम अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए और इसको इंश्योर करने के लिए कि पाकिस्तान की धरती पे ना कोई इत्तेहा पसंद या ना कोई दहशतगर्द अपने शहरियों को नुकसान पहुँचा सके, उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हुकूमत अपना सूरत हाल का जायज़ा करे, पाकिस्तान की हुकूमत अपना सिक्योरिटी सिचुएशन का ज़्यादा करे। हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान का अमल करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि नहीं हो पा रहा है। हमने अपना पूरा जो CPEC के सिक्योरिटी प्लान है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, CPEC की सिक्योरिटी पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए CPEC पाकिस्तान की मईशत का एक असासा है, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए एक असासा है, और जो पाकिस्तान के मुखालिफ है वो दहशतगर्दी के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और CPEC को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करे, और वो जो हमारा चीन के रिजर्वेशंस है इन दहशतगर्दी के वाक़यात के ऊपर, चाहे वो कवादर में दहशतगर्दी का वाक़या हो या दासू का दहशतगर्दी का वाक़या हो, उन पे हम चीन के एतराज़ात को भी दूर करें और हम अपने लिए अपना जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल करें। डॉक्टर शाहिद साहब जी। हाल है, उससे पहले जब रूस इस खतरे में आया था तो उस वक्त भी जो है 20 लाख अफगान जो अफगान शहीद थे वो आए, और फिर अपने आपका सिंध में कराची में जो है अफगान बस्ती बनाई, और उसके जो सिंध की माशी सूरत हाल के बाद हुई और जो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ी वो भी सबके सामने है। और अब एक दफ़ा फिर जो है यही सूरत हाल इस वक्त हमें नज़र आ रही है। उसके बाद जो है वफाकी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को कहा है कि अब जो लोग आएंगे वो 1 महीने तक जो है दूसरे मुल्कों में जाने के बजाय यहाँ कराची में रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि फिर एक दफ़ा कोई हम नई अफगान बस्ती यहाँ कराची में आबाद करें और हमारी की जो सूरत हाल है वो और जो है ख़राब होने लगे, अमन अमान के हवाले से, मईशत के हवाले से और क्राइम एक्टिविटीज़ जो है उसके हवाले से। बिल्कुल, हमें जहाँ तक हमारा क्राइम का सिचुएशन है या हमारा बॉर्डर्स है, हमारा सॉवरेनिटी है, हमें उन चीज़ों पे बिल्कुल गौर करना चाहिए। जहाँ तक माजी का सूरत हाल है और आज की सूरत हाल है, उसमें अब तक एक वाज़ेह फ़र्क आया है।
जिस तरीके से माजी में एक पूरा का पूरा आप फ्लड गेट्स खुले थे हमारे सरहदों पे और इतने बड़ा तादाद में लोग पनाह लेने के लिए यहाँ आ रहे थे, वैसे आज तक हमें नज़र नहीं आया। जो आप कराची का जिक्र कर रहे थे, जो वफाकी हुकूमत ने किन लोगों के लिए कहा है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो लोग कराची में नहीं रहेंगे, वो अमेरिका जा रहे हैं और उसका टेम्परेरी कोई रुकने के बाद और कोविड का टेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह ताला वो अमेरिका चले जाएंगे। हम समझते हैं कि जो भी पाकिस्तान आते हैं तो वो कानूनी तरीके से आए, कानूनी तरीके को फॉलो किया जाए, और आज तक वो फॉलो हो रहा है। तो हमें इसमें सुकून लेना चाहिए कि इस वक्त तक ऐसे सूरत हाल सामने नज़र नहीं आ रहा है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई सूरत हाल पैदा होता है तो हम सबसे पहले उसको उठाएंगे। साहब, सिंध में ये पानी की शदीद किल्लत है। सिंध की जो टेल एंड डिस्ट्रिक्ट में हम बैठे हैं, यहाँ पे आप आए हैं, कट्टा, बदीन, सिटावर, यहाँ अभी जो कास्ट वो नहीं हो पा रही है, यहाँ पे जो सुरताल है वो बहुत ख़राब है। इसको कैसे देख रहे हैं? और जो अभी 16,000 लोगों के आप जिक्र किए उनको निकाला गया है, तो उसको वो पीपल्स पार्टी के दौर में उनको रखा गया था पीपल्स पार्टी के दौर में, और अब उनको निकाला गया है। तो वो गरीब लोग हैं, उनको आप कैसे उसके केस जो है सुप्रीम कोर्ट में कराने के लिए उनको प्रोवाइड करेंगे, हुक्ला वगैरह, या क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? आपने दो इश्यूज उठाए हैं, एक पानी और एक ये जो हक़ रोज़गार पे डाका मारा जा रहा है। सबसे पहले हम पानी से शुरू करते हैं। इरसा का जो किरदार रहा है खान साहब की हुकूमत में, ये तारीख़ में इनका किरदार इतना जबराना और इतना ऐसे नहीं रहा है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा पूरा सिंध सरापा एहतजाज था, जब 3 सूबे के मना करने के बावजूद टीपी लिंक कैनाल खुलवाया गया था। उस मुश्किल से निकलने के बाद आज भी टीपी लिंक कैनाल खुला है और पूरे सिंध में, बिल्कुल हम टेल में हैं, हम थट्टा में हैं जहाँ इसके असरात सबसे ज़्यादा होता है, मगर सूबा भर में पानी की कमी है और इस पानी की कमी में इजाफा होता जाएगा। नॉर्दर्न सिंध में भी पानी की कमी है, तो अगर नॉर्दर्न सिंध में पानी की कमी होगा तो हमारा डाउन स्ट्रीम का सूरत हाल क्या होगा। हम समझते हैं कि ये हुकूमत वफाक को नुकसान पहुंचा रहा है। ये हुकूमत वफाक को नुकसान पहुंचाता है जब वो किसी सूबा का हक पे डाका मारता है। इस वक्त यहाँ का अवाम के पानी के हक पे डाका मारा जा रहा है। जब NFC अवार्ड पे डाका मारा जाता है तो वो ना सिर्फ सिंध से नाइंसाफ़ी होता है, मगर साथ साथ पंजाब से भी नाइंसाफ़ी होता है, हर सूबा के साथ नाइंसाफ़ी होता है। और हम मुतालबा करते हैं कि इरसा अपने गैर जानिबदार तरीके से इस किस्म के फ़ैसले लिया जाए, वरना इस सूबे के अवाम बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर खुदा न खास्ता निकल जाए और सड़कों पे आपको एहतजाज नज़र आएगा। इसलिए जिस तादाद से पानी की कमी है, जो हमें ख़तरा है आगे जाके कि इस पानी की कमी में इजाफ़ा होगा, उसके लिए हम भी परेशान हैं। और हम खान साहब की और वफाकी हुकूमत की इंसानियत की तरफ से अपील करते हैं कि इन चीज़ों पे सियासत नहीं होना चाहिए। और ये तो एक इंटरनेशनल रवायत होता है कि लोअर रिपेरियन का हकूक़ का पानी के लिए उसको तहफ़्फ़ुज़ दी जाती है। हम जब भारत के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट्स में, इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन में जाते हैं तो हम लोअर रिपेरियन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान लोअर रिपेरियन पे है और भारत को पाकिस्तान का हक नहीं मारना चाहिए। तो पाकिस्तान का केस को भी नुकसान पहुंचाया जाता है जब पाकिस्तान खुद अपना लोअर रिपेरियन के हक पे डाका मारते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई तंजीम है
وہ چاہے وہ ہمارا پانی کے حق پہ ڈاکہ جو مارا جا رہا ہے، روزگار کے حق پہ جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے، جو ہمارا NFC پہ، ہمارا گیس پہ، ہمارا وسائل پہ جو ڈاکے مار رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہمارا سندھ کے صدر نثار کھورو صاحب آپ کے سامنے ہمارا جو احتجاج کا پلان ہے ان ایشوز کو نیشنل سطح پہ ہائی لائٹ کرنا اور اپنے عوام کے لیے ان کے حقوق چھین کے لینے کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا تھا وہ روزگار کے حوالے سے تھا، اور جو سب سے لیٹسٹ ایگزامپل ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ایک بالکل ہی انکانسٹیٹیوشنل غیر جمہوری قدم ہے، جہاں اس معاشی صورتحال میں، جہاں پاکستان میں معاشی بحران ہے، 16,000 خاندانوں سے روزگار چھینا گیا ہے۔ یہ ان کے حق تھا، یہ پارلیمان سے پاس ہوا ایک لا تھا جس کے تحت ان کو روزگار دلوایا گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی سندھ حکومت سے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ سندھ حکومت اپنا اپیل، اس کیس کی اپیل کے لیے، ان متاثرین کے لیے ہم لائرز کا پینل سندھ حکومت سے بھی دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنا لائرز ونگ کا صدر لطیف کھوسہ صاحب کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی ساتھ دے، مگر یہ ایک آئسولیٹڈ ایگزامپل نہیں ہے، یہ ایک مسلسل کا سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیوں اگر روزگار چھیننا ہے تو سٹیل مل کے ملازمین کا روزگار چھینا جاتا ہے؟ پورا ملک میں پبلک سروس کمیشن چل سکتا ہے، ان صوبے کے عوام کو روزگار دلوا سکتا ہے، مگر سندھ پبلک سروس کمیشن کو بند کی جاتی ہے۔ سندھ کے نوجوان کے روزگار کا حق اس معاشی بحران میں چھینا جاتا ہے، اور جن کے پاس روزگار موجود ہے ان کا روزگار کو بھی خطرہ میں ڈالا جاتا ہے۔ FIA کے آفیسران کو جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ون اسٹروک آف دا پین سے بے روزگار کروایا جاتا ہے، اور پھر یہ جو 16,000 ملازمین جن کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے روزگار دلوایا تھا ان سے بھی روزگار چھینا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا چیف جسٹس سے روزگار چھینا جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے فیصلے ہمارے وفاق کے لیے، ہمارا جمہوریت کے لیے، ہمارا عدلیہ کے نظام پہ ایک سنگین سوال اٹھاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو پارلیمان میں، عوام کے سامنے، جگہ جگہ نہ صرف اس کے مزاحمت کریں گے، ہم اپنے لیگل آپشنز ایکسپلور کریں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ جو ناانصافی کیا جا رہا ہے وہ آنریبل جج صاحبان ہمارا اپیلز کے کہنے پہ اس پہ کوئی درست کروائیں گے، ورنہ ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں رہا۔ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ اگر آپ کا پانی چھینا جائے، اگر آپ کا گیس چھینا جائے، اگر آپ کو اپنا گیس نہ دی جائے تو نہ بجلی بھی آپ کو دیا جائے، آپ کو روزگار کے حق پہ مارا گیا، آپ کو جو نوجوان آج روزگار چاہتا ہے اس کے حق پہ ڈاکہ، جو 30 سال پہلے اپنا روزگار کا بندوبست کیا تھا، اپنا پینشن کے لیے انتظار کر رہا تھا، اس کا روزگار کے پہ بھی ڈاکہ۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے احتجاج کا آپشن ضرور اویلیبل ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ عدالت کو بھی اپیل کریں گے کہ وہ ان فیصلے کو رجوع کریں۔ کراچی میں وہاں پر چند سالوں میں کام ہے کہ وہ ان کی مانیٹرنگ کرے، دیکھے کہ، لیکن وہ نہیں ہو پاتی۔ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، اور ذمہ داروں کے خلاف کبھی کارروائی بھی نہیں ہوتی، فائر بریگیڈ کا ایشو بھی ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ آپ کا مائک کا آواز سے نہیں آ رہا تھا، لیکن آج ایک فائر کا انسیڈنٹ ہوا تھا کراچی میں، اور اس فائر کا جو بھی انویسٹیگیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق حکومت ایکشن ضرور لیں گے
کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اگر کسی کی طرف سے کوئی غفلت ہوا ہے یا کوئی غلطی ہوا ہے تو یہ ہم سے بالکل برداشت نہیں ہوگا. لیکن ہمیں انشور کرنا پڑے گا کہ جو لیبر کی سیفٹی کے قانون ہیں ان کو ہمیں پورا ملک میں عمل کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک کول مائن میں بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا بلوچستان میں. وہاں لوگ فوت ہوئے. اور آج یہ جو فیکٹری ہے کراچی میں وہاں لوگ فوت ہوئے. تو جہاں پاکستان کے عوام کام کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام مزدوری کر رہے ہیں، ان مزدوروں کو حق و تحفظ پہنچانا بھی ہمارا ذمہ داری ہے اور وہ بھی ہم ضرور کریں گے. Iqbal Jafro, Thank you. Chairman Sahab, I would like to pay your attention to the locally issue of here. ہمارے پاس کوسٹل اور کوستان میں 20 سے زائد جو ہے ونڈ پراجیکٹ کے تحت کمپنیاں یہاں کام کر رہی ہیں. اس پہ جو لوکلی لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، ان کو جو روزگار کا مواقع وہ فراہم نہیں کیے جاتے ہیں، اور CSR جو فنڈ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں کی جو فلاح و بہبود میں جو خرچ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. ایک تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا. دوسرا میرا یہ پوائنٹ آئی وڈ لائک ٹو کیپ ہیئر کہ سندھ پولیس میں جو ریفارمس کی بات ہوتی ہے ریفارمس ابھی تک نہیں آئے. پولیس میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے اور لینڈ گریبنگ میں پولیس کو دھکیلا جاتا ہے. ریسنٹلی ہمارے یہاں گھاروں میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے بہت افسوسناک، جو زمین کے تنازع کے معاملے پر 3 جانیں جو ہیں 2 جوان پولیس سمیت ضائع ہوئی ہے. تو یہاں کے لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ میرے خیال میں یہ دونوں ایشوز پہ CM صاحب غور کر رہا ہے. جہاں تک یہ پولیس کا انسیڈنٹ ہے وہ باہر کے لوگوں کو رسپانسبلٹی دیا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کی جائے. لیکن جہاں CM صاحب ہمارا ایسے کمپنیاں ہیں یا ایسے باہر کے یا یہاں کے جو کام کر رہے ہیں وہ CSR انشور کرنا ہمارا ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ تعالی حکومت یہ انشور کرے گا کہ CSR کا کام ہو. اقبال خواجہ صاحب. افغانستان میں طالبان ٹیک اوور کرنے کے بعد جو منفی یا مثبت اثرات ہونے تھے وہ تو ساری ریجن پہ ہونے ہیں، لیکن ماضی میں بھی سندھ نے سب سے زیادہ سفر کیا اور اتنا ریپڈ انفلکس ہوا کہ آج تک بھی وہ افغان مہاجرین جو ہے یہاں پر وہ انہوں نے پاکستان کو ہی اپنا کر لیا. لیکن یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے کیونکہ اس سے آگے جا کے نہ صرف یہ کہ اور جو جیو پولیٹیکل اور سوشل پرابلمس ہوں گے، اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا، یہ آپ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ آج تک ماشاءاللہ الحمدللہ انٹیکٹ ہے. لیکن یہ صورتحال جو بن رہی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کے ووٹ بینک پر بھی اثرات ہوں. تو آپ تو ظاہر یہ گورنمنٹ سندھ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے. اب کیا میئرس لے رہے ہیں، کیا میکینزم ہے پاکستان پیپل پارٹی گورنمنٹ کے پاس یا سندھ میں کہ اس ساری سچویشن کو یہ جو آنے والے لوگ ہیں جو اندر آنا چاہتے ہیں بڑے پیمانے پر اس کو کنٹین رکھا جائے. گورنمنٹ سندھ کیا کرے گی، کیا کر رہی ہے؟ جہاں تک ہمارے سرحدوں کا سورینٹی کا تحفظ کرنا، وہاں انشور کرنا کہ صرف ان لوگوں کو اجازت دی جائے آنے اور جانے کا جن کے پاس سے ڈاکیومنٹیشن ہو، وہ ایک وفاقی ذمہ داری ہے. اور جو ادارے وفاق کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اب تک ان کے کردار سے ہم مطمئن ہیں. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا خطرہ، ہمارا جو ڈر تھا کہ اتنا بڑا انفلکس ادھر آئے گا، ابھی تک ایسا صورتحال پیدا نہیں ہوا. اور اگر ہم اپنا بارڈرز کو اسی طریقے سے اور اسی سختی کے ساتھ چلائیں گے تو میرا پھر اس چیز کا فکر کم ہے کہ ماضی کی طرح ہم اس قسم کا یا اس لیول کا انفلکس دیکھیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ صوبہ میں پورا پاکستان سے لوگ آ کے رہتے ہیں اور انٹرنیشنل
बाहर से भी लोग आके रहते हैं, यहाँ बसते हैं, यहाँ काम भी करते हैं और हमारा मईशत को हमारा सूबा में बहुत ऐड करते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक जगह जहाँ वैसे हमें अपने वसाइल नहीं दिया जाता है, हमें कम वसाइल है, हमारे पास कम फैसिलिटीज़ है और उसके ऊपर हमारा पॉपुलेशन के से ज़्यादा बोझ हमारा फैसिलिटी के ऊपर हो, हमारा हॉस्पिटल के निज़ाम पे, हमारा स्कूल के निज़ाम पे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम पे, तो इसका ज़रूर जो है वो ओवरऑल असर होता है। उसके लिए हमारा मुतालबा कल भी एक था और आज भी एक है कि आप मज़ीद हमें ना दिया जाए, एक्स्ट्रा ना दिया जाए, लेकिन जो इस सूबा का हक है वो ज़रूर दिया जाए ताकि जो भी इस सूबा में रहते हैं हम उनकी नीड्स को पूरा कर सकें। अगर हमें अपना पॉपुलेशन के मुताबिक और अपना शहर के मुताबिक रिसोर्सेज नहीं दिया जाएगा तो इसका असर इस सूबे पे और पूरे मुल्क पे अच्छा नहीं हो। इस्माइल मेमन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं मकामी सतह के मसाइल को निशान करना चाह रहा हूँ। पहले आप की मौजूदगी में और सीएम साहब मौजूद हैं, मुझे NIC टीम के हवाले से हम ये मुतालबा करना चाह रहे हैं ठट्टा के हवाले से। दूसरी हमारी जो जरूरत ये है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस ठट्टा की जो है गुज़श्ता 8 साल से जो है यहाँ पर कैंपस तो है लेकिन उसकी बिल्डिंग नहीं है, तो उस इमारत के लिए भी हम ये मुतालबा करना चाह रहे हैं आपसे तवसत से। और यहाँ पर यह भी है कि जहाँ पर IBA की जो है बिल्डिंग जो है वो तकरीबन 80-85% जो उसका काम मुकम्मल हो गया, लेकिन हम ये मुतालबा करना चाह रहे हैं कि इसी ठट्टा के हवाले से कि उसको डम्स में तब्दील किया जाए, डम्स की कैंपस में तब्दील किया जाए उसको। और साथ में यहाँ पर एक जो है गुज़श्ता कई सालों से एक मुतालबा आ रहा है कि ठट्टा और जमशेद का जो रास्ता है वो कभी नहीं बन रहा है गवर्नमेंट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, जो आज तक गवर्नमेंट के लिए सवालिया निशाना बना हुआ है, उसकी मरम्मत की जाए। जहाँ तक NICVD का इशू है, हमारा ये कोशिश है, हमारा ये एम है कि इंशाअल्लाह ताला हम हर डिस्ट्रिक्ट में NICVD का दिल का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल पहुंचाना चाहेंगे। आप तक शायद CM साहब का प्लान है कि हम चेस्ट पेन यूनिट जो है वो इंटरम पीरियड में खोला जाए और लॉन्ग टर्म में इंशाअल्लाह ताला हम भी यहाँ ठट्टा में एक पूरा फैसिलिटीज़ के साथ हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने चाहेंगे। जो IBA के लिए बिल्डिंग बना है और 85% मुकम्मल हुआ है, माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसको शुरू की जाएगा। आई डोंट नो अगर वो किसी के लिए चेंज कर सकेंगे, शायद IBA का एडमिशन्स भी शुरू हुए होंगे, मगर जैसे ही वो इदारा अपना काम इंशाल्लाह इसी साल होगा या इसी साल जब वो शुरू हो जाएगा तो ठट्टा के अवाम के लिए ये बहुत ही अच्छा एक मंसूबा है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के नौजवान वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे और उनको भी रोज़गार के मौके मिलेंगे। जो दूसरा उनका कैंपस है उस पर आप ज़रूर चेक करें कि कहीं हम उसके लिए भी कोई रोड हम बना रहे हैं और जो जिस रोड का भी आपने जिक्र किया है वो भी चीफ मिनिस्टर साहब का प्लान में है कि इसी साल इसको मुकम्मल किया जाए, अगर हमें वो सही वसाइल और सब कुछ इंशाअल्लाह ताला। थैंक